हेलो। आज हम करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। So in chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representative. यानी कि आजकल के टाइम में अगर हम खुद डिसीजन लेकर किसी के बैठ के तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर दें ताकि वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले पार्लियामेंट के अंदर, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इन दिस चैप्टर विल लुक एट हाउ these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in our democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea is to distinguish democratic election from non-democratic election. फिर बेसिकली चैप्टर इलेक्शन के ऊपर एक इलेक्शन होते कैसे हैं, इलेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस कंडक्ट कैसे कराए जाते हैं और डिक्लेरेशन कैसे होता है उनका, इलेक्शन डे, इलेक्शन कमीशन, बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये पढ़ेंगे कैसे क्या हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं फ्री और फेयर होते हैं, मतलब कि बिना किसी चीटिंग के, बिना भेदभाव के, और लोगों के वोट के आधार पे होते हैं, या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो माल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही जीतते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे और फिर आखिर में इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई इलेक्शन, तो इलेक्शन चाहिए क्यों? तो ये बस एक केस स्टडी है जिसमें हमें मिस्टर देवीलाल के बारे में बताया गया है, जो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ है। उनको जो है बेसिकली उन्होंने एक मूवमेंट था जिसका नाम था न्याय युद्ध। इस न्याय युद्ध के थ्रू उन्होंने स्ट्रगल फॉर जस्टिस के थ्रू एक पार्टी फॉर्म करी थी जिसका नाम था लोकदल। और लोकदल जो है 1987 के इलेक्शन में जो है हरियाणा के खिलाफ खड़ी हुई थी। और उस टाइम जो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, इस वजह से लोकदल को कांग्रेस को हराना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन उसके बाद भी लोकदल खड़ी हुई और 1991 में जो है देवीलाल जो थे, चौधरी देवीलाल लोकदल के लीडर, वो इलेक्शन जीत गए अपने लाइफ के साथ। जो मेन रीज़न था इसका वो था कि जो देवीलाल ने इलेक्शन से पहले एक प्रॉमिस किया था लोगों से कि वो फार्मर्स और बिजनेसमैन पे जितने भी लोन्स हैं वो सब हटा देगा, कि वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और उसने किया भी, जब वो इलेक्शन जीता तो उसने जो है सारे लोन्स हटा दिए, सारे तो नहीं पर जो बड़े बड़े लोन थे वो फार्मर से और स्मॉल बिजनेसमैन से हटा दिए। उसके बाद दोबारा 1991 में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस बार जो है देवीलाल हार जाता है और इस बार फिर से कांग्रेस जीत जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे लीडर इलेक्ट होता है, फिर कैसे लीडर फिर से हट जाता है। तो ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में होता है। इंडियन डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि एक लीडर इलेक्ट होता है, फिर कुछ साल रूल करके फिर वो हट जाता है, क्योंकि लोग चाहे उससे हो सकता है कि लोगों ने उसे पसंद ना हो या फिर उसने ज़्यादा काम न किया हो। ये सारे फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा हरियाणा के केस स्टडी में कि कैसे कांग्रेस से फिर देवीलाल आए, फिर देवीलाल हट के फिर से कांग्रेस आ गई। तो ये सब जो है चलता रहता है। एमएलए बेसिकली जो विधानसभा में जो लीडर सेलेक्ट होते हैं उन्हें हम एमएलए बोलते हैं। अभी आगे ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि 1991 में फिर से देवीलाल जो थे वो इलेक्शन हार गए थे और फिर से कांग्रेस जीत गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन चाहिए क्यों? बेसिकली हमें इलेक्शन इससे चाहिए ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉज बना सके और लॉज बनाकर जो है वो देश को चला सके। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल एक जगह बैठकर जो है सारे डिसीजन लेना। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना ज़रूरी है। हम उनको एज एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं कर सकते, उनके नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने कर दिया, अगर उसमें स्किल नहीं है देश को चलाने की या लोगों की प्रॉब्लम समझने की, तो वो लीडर किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद इलेक्शन होते क्या है? द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज ए रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें पसंद नहीं है उनकी पॉलिसीज़ तो हम उनको हटा भी सकते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। फिर अब हमने पढ़ा
कि इलेक्शन में वोटर्स को बहुत सारी चॉइसेस भी होती है। पहला कि वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन लॉज बनाएगा, सेकंड कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, तीसरा कि कौन सी कि उनको वो अपने मनपसंद पार्टी को चूज़ कर सकते हैं और वो पार्टी जो है उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी और गवर्नमेंट चलाएगी। फिर व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। का डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें सबको राइट टू वोट का अधिकार है, मतलब एडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार है, कोई भी जेंडर बायस नहीं है, सब कुछ इक्वालिटी के साथ जब इलेक्शन होते हैं। सबसे पहला एवरेज वन शुड बी एबल टू चूज़, सबके पास अधिकार है चूज़ करने का और सबके पास इक्वल मतलब सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अगर अगर मैन के वोट की वैल्यू 1 है तो वुमेन की भी वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर अपर कास्ट की वोट की वैल्यू 1 है तो लोअर कास्ट की वोट की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड है दैट चॉइस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में बीजेपी है और कांग्रेस है, तो हमारे पास चॉइस है। पर अगर हम चाइना को देखें, चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ पे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी को इलेक्ट करना पड़ता है, तो वो चाइना के लोगों को चॉइस नहीं है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया। वहीं हमारे देश के लोगों को चॉइस है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है, तो सबके बीच में चॉइस है। तीसरा, इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स में, ये नहीं कि आपने एक बार इलेक्शन कराया फिर आपने कभी इलेक्शन करवाया नहीं, या फिर पहले आपने 5 साल बाद करवाया, फिर 6 साल बाद, फिर 3 साल बाद, ऐसे नहीं होता। 5 साल बाद करवाया तो 5 साल बाद करवाओ, और 5 साल बाद 3 साल कराया तो हर 3 साल बाद कराओ, ऐसे। फिर चौथा है कि द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि जिस भी कैंडिडेट को मेजोरिटी मिली हो उसे इलेक्ट होना चाहिए। पाँचवा, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री मैनर, यानी कि कोई भी मैल प्रैक्टिस का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन के डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स ये है कि एक तरह से डिवीजन क्रिएट कर देता है सोसाइटी में। सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाते हैं, एलिगेशंस उठाते हैं। एलिगेशन मतलब एक दूसरे के कमेंट निकालते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करके एक दूसरे के मतलब एक तरह से कह सकते हैं दूसरे को नीचा दिखाते हैं एक तरीके से। और जो लोग जो देश को चलाना चाहते हैं वो इस इलेक्शन में लड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो इस गंदे से कंपटीशन में क्यों मतलब अंदर आए, इसलिए। पर कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पॉलिटिकल कंपटीशन को डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मेन रीज़न है कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो एक बार लीडर्स पे एक तरह से प्रेशर बनेगा लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि बेसिकली लीडर्स का मेन मकसद है पावर और पोजीशन पाना। तो पावर और पोजीशन पाने के लिए जो है मतलब कि वो चाहते हैं कि वो रूल करेंगे। पावर पोजीशन तभी आएगी जब वो रूल करेंगे। रूल कैसे करेंगे? जब लोगों के वोट्स आएंगे। तो अगर उन्हें वोट चाहिए, अगर उन्हें पावर पोजीशन में रहना है तो उन्हें लोगों के वोट चाहिए होंगे, तो इसलिए लोगों को उन्हें सर्व करना होगा। वहीं पे अगर वो नहीं करेगी उन्हें सर्व तो उन्हें वोट्स नहीं मिलेगी, वो हार जाएगी, उन्हें पास पावर पोजीशन नहीं आएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट पॉलिटिकल कंपटीशन में डिविजन अमंग लीडर्स बट इट फाइनली हेल्प्स द पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। अब आते हैं हम इलेक्शन पे। अब हम पढ़ेंगे कि एमपी और एमएलए कैसे इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में 2 टाइप के इलेक्शन होते हैं। एक होते हैं हमारा लोकसभा इलेक्शन, एक होता है हमारा लोकसभा इलेक्शन, और एक होता है हमारा विधानसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन होता है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें हमारे देश को 543 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, और विधानसभा होता है हर एक स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल यूपी या उत्तराखंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो लीडर्स विधानसभा में इलेक्ट होते हैं उन्हें हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो लीडर्स लोकसभा के इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं उनको हम एमपी कहते हैं। और जिस भी पर्सन को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिलेगी वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसकी पार्टी रूल करेगी। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होते हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे अब दूसरे इलेक्शन आते हैं, वो है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप के इलेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एक मिनिस्टर की बाई चांस अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन है, उसकी जो लीडर इलेक्ट हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने तो रिज़ाइन कर दिया, तो इसलिए जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा इलेक्शन हो गया। वहीं पे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हो गया इलेक्शन दोबारा, क्योंकि उनके तो लीडर्स पहले इलेक्ट हो चुके, सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दोबारा हो गया, तो इसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से
एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमेशा एक लीडर आता है और एक सीट होती है, ठीक है। वही सब चीज़ है। हमारे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और बाकी सब वही है, ओके। अब आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें लग रहा था कि अगर कोई सोशली बैकवर्ड क्लास के अगर कोई पर्सन जो है इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा, हो सकता है कोई अपर क्लास का पॉलिटिशियन उससे रोक रहा है, अपने अब उसके पास कोई एजुकेशन या कॉन्टैक्ट रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में तो कोई भी लोअर कास्ट का जो मेंबर है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी मेकर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी जहाँ से सिर्फ जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है सिर्फ उन्हीं के लीडर सिलेक्ट कंटेस्ट कर सकते हैं। वो एग्जांपल कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज एससी के लिए और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज एसटी के लिए। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब। हाँ, तो मतलब वही चीज़ है, हमारे देश जो लेस्ट रिप्रेजेंटेटिव और लेस्ट डेमोक्रेटिक जाएगा अगर कोई भी एससी या एसटी का कोई भी लीडर इलेक्ट नहीं होगा तो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और एससी से 84 होते हैं और एसटी से होते हैं एसटी से होते हैं 47, एसटी से 47 होते हैं। और तो इससे हम रिजर्वेशन करके अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते हैं। फिर आता है हमारा वोटर्स लिस्ट। तो जो जो लोग वोट कर सकते हैं उनका नाम एक लिस्ट में लिखा जाता है जिसे हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं। इसको आप इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हो, ऑफिशियली इसे इलेक्टोरल रोल हो जाता है, पर कॉमनली जैसे कि हमारे एक रियल नेम होता है और एक मतलब कि एक निक नेम होता है, तो ऐसे रियल नेम इलेक्टोरल रोल है, वैसे ऐसे निक नेम की तरह ऐसे प्यार से हम इसको वोटर्स लिस्ट बुलाते हैं। तो हमारे देश में सब लोग वोट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे कुछ क्रिमिनल लोग उनको नहीं अलाउ किया था, वो भी बहुत ही रेयर केस में। उसके बाद अच्छा, ये EPIC इलेक्शन वोट आइडेंटिटी कार्ड हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था और जिसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारा एज ए सिटीज़न हमें ले जाना चाहिए इसको, क्योंकि इससे हाँ मतलब कि अगर कोई पर्सन हमारी आइडेंटिटी से हमारा वोट देने जाए तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं इस कार्ड से। फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर एक पर्सन को कैंडिडेट बनना है तो उसे 25 साल का होना ज़रूरी है, ठीक है। पार्टी इज नॉमिनेशन फॉर पार्टी टिकट, तो पार्टी को जो भी कैंडिडेट लगता है कि ये सही है इलेक्शन के लिए तो उसे एक टिकट देता है, एक जैसा अप्रूवल कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। और उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट में मनी भी देनी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट को कुछ लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो उसे बताना होगा, उसके एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, तो ये सब। अब आते हैं हम, हाँ, तो इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होती है। तो इलेक्शन कैंपेन में एक तरह से एक वे होता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, पब्लिक मीटिंग रखते हैं, और ये बेसिकली 2 हफ्तों में बीच में होता है, मतलब कि बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ पोलिंग, ठीक है। और इस दौरान सारे पार्टी अपने सपोर्टर्स को, यानी कि जितनी पार्टीज़ है वो अपने अपने सपोर्टर्स इकट्ठा करती है, ज़्यादा से लोगों को अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये सब होता है, आपको पता होगा। जैसे कुछ फेमस स्लोगन भी दिए, जैसे कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ दिया था, और सेव डेमोक्रेसी प्रकाश नारायण जी ने दिया था, लैंड टोटल लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ टेलीकोस GN राव ने दिया था, तो ये सब है। फिर इलेक्शन लॉ एक लॉ है जिससे अगर कोई भी पार्टी वायलेट करती है तो उस पर रिजेक्शन हो सकता है। जैसे कि कोई भी वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता उनको वोट के लिए, बेसिकली वोट नहीं खरीद सकता, किसी रिलीजन के नाम पे लोगों से वोट नहीं मांग सकता, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता, या फिर और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 लाख से ज़्यादा और असेंबली इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त। फिर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है कोई प्लेस ऑफ वर्शिप यूज़ नहीं कर सकते हम, और गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो मिनिस्टर है जब इलेक्शन अनाउंस करे तो वो कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता अपने सामने, या सॉरी लोगों के सामने। फिर आता है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे वो डे होता है जिस दिन वोटिंग होती है,
और ये पोलिंग बूथ्स में कंडक्ट करे जाते हैं। और एजेंट हर एक पार्टी हर एक कैंडिडेट के एक एजेंट को वहाँ पर बिठाया जाता है ताकि ये देखा जाए कि इलेक्शन सही से हो रहे नहीं हो रहे। उसके बाद आते हैं, अब हमारे देश में जो है वोटिंग के लिए ईवीएम को भी रखा। पहले हमारा जो है, पहले हम बैलेट पेपर यूज़ करते थे, एक पेपर पे स्टैम्प लगानी होती थी, लेकिन आजकल हम ईवीएम यूज़ करते हैं जिसमें बस हमें बटन पे प्रेस करके वोट देना होता है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो जैसे हमने कुछ कुछ माल प्रैक्टिसेस देखी है, जैसे कि कुछ पर्सन फर्स्ट नेम को हटा देते हैं और मतलब कि फर्स्ट नेम को अंदर डालते हैं और असली नामों को बाहर निकाल देते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वोटर्स को जो है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स मतलब कि रिगिंग करना, मतलब कि एक तरीके से पोलिंग बूथ के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना। ओके, तो इसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन का काम है हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना। तो इलेक्शन कमीशन का होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। और ये जो है जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट होता है, इस पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कोई दबाव नहीं होता, ताकि इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली कंडक्ट करवा सके। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शन के हर एक एस्पेक्ट का डिसीजन लेता है और कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। अगर कोई पार्टी से वायलेट करती है तो पनिश करता है। इलेक्शन पीरियड के वक्त ये गवर्नमेंट को जो है कुछ गाइडलाइंस देता है ताकि गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज़ ना करे। और इलेक्शन ड्यूटी के वक्त जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो ईसी कंट्रोल में होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये सब होता है। और 25 सालों मतलब कि इन 25 सालों में ईसी ने अपनी पावर इतनी बढ़ा दी और ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल बन गया है। फिर आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो वोटर टर्नआउट मतलब कि कितने लोग वोट दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कुछ सालों में इंडिया में बहुत सारे लोग वोट दे रहे हैं, वहीं पे यूरोपियन कंट्रीज यूएसए में लोग जो है वोट थोड़ा कम दे रहे हैं आजकल। ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में हमें देखेगा कि यूएसए की इंडिया की वोटर टर्नआउट ऐसे ऊपर जा रही है, कभी बीच में स्टेबल हो रही है, फिर ऊपर जा रही है। वहीं पे यूएस की कभी स्टेबल हो रही है और कभी नीचे जा रही है। तो ये है हमारे इंडिया में जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा वोट देते हैं और रिच कम देते हैं। वहीं पे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे पुअर कम देते हैं और रिच ज़्यादा देते हैं। हमारे देश में लोगों को वोट देना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है, जो अच्छी बात है। लोगों को लगता है कि हर एक वोट से जो है हर एक पार्टी पे एक प्रेशर बनता है। और अगर हम देखें कि आजकल लोग जो इलेक्शन कैंपेनिंग में और कंटेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पार्ट लेने लगते हैं, जिससे हमारे देश की इलेक्शन की क्वालिटी को में बढ़ोतरी होती है, इस वजह से हमारे देश का इलेक्शन थोड़ा और ज़्यादा एडवांस होता है। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी कि जो भी रिजल्ट आए इलेक्शन का, क्या उसकी सारी पार्टीज एक्सेप्ट करती है, डिक्लाइन करती है, ये सब। तो हमने देखा कि हमारे देश में जो पिछले 25 सालों में रूलिंग पार्टी जो है रूटीनली लॉस करती है, यानी कि जो है रूलिंग पार्टी हर 2-3 साल में लूज़ करती ही करती है। वहीं पे यूएस में हम देखोगे ऐसा नहीं है। यूएस में बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई पार्टी हारती है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी पोजीशन लूज़ करता है। कुछ कैंडिडेट जो है वो लोगों का वोट खरीद देते हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। पर ये जो कैंडिडेट्स है बहुत ये फ्रिक्वेंटली इलेक्शन लूज़ करते हैं इंडिया में। ठीक है, पिछले 25 सालों में। और जो डिफीटेड पार्टी होती है, पिछले 25 सालों में डिफीटेड पार्टी ने कोई भी ऑब्जेक्शन, बल्कि 25 सालों से भी ज़्यादा जो डिफीटेड पार्टी है वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो डिसीजन है, जो रिजल्ट आए लोगों के फैसले पर है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट्स और पार्टीज जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जिस वजह से स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स पे डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं होते हैं। सेकेंड पार्ट पर हम देखें कि जो लोगों के पास क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो दूसरों को हटा देते हैं, इलेक्टोरल रेस से इलेक्शन से हटा देते हैं और पार्टी से टिकट ले लेते हैं, और उन बेचारों को जो इन पर इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं। कुछ फैमिली जो है पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है। ठीक है, वो जो टिकट्स होते हैं पार्टी टिकट्स, वो अपने फैमिली में बांट देती है, रिलेटिव्स में बांट देती है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपको पता चल गया होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने देखा हमारे इलेक्शन में जितनी पार्टीज है, मेन पार्टीज, उनके पॉलिसीज प्रैक्टिस सेम ही होते हैं एक तरीके से। इस वजह से सिटीजन्स के पास थोड़ी कम चॉइस बचती है। और वहीं पे 5वां पॉइंट कहता है कि स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट सफर ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। हमने पढ़ लिया था कि स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, इतना सपोर्ट नहीं होता, इस वजह से ज़्यादा डिसएडवांटेज करते हैं। तो हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड